हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए एक रिवीजन मॉड्यूल की तरह काम करेगी। तो उसी सीरीज़ में हम आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स लेके आए हैं। तो जानेंगे आज की फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस बेसिक्स जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है, उसके अलावा राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से ये आया आइडिया। ठीक है, इन सब के बारे में। फिर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 36 यानी 35 तक पार्ट 3 पूरा हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज से बेसिक्स होगा जिसमें मैं आपको पूरे इसका हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ और वो इंडिया में कैसे अडेप्ट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले तो जानते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले देखिए जो आइडिया है यानी राइट्स, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राइट्स होता है, फिर फंडामेंटल राइट्स या कोई और राइट्स होंगे। तो ये राइट्स होता क्या है एक्चुअल में? तो राइट्स होते हैं ऐसे क्लेम्स जो कि आप किसी से मांग सकते हैं। ठीक है, यानी कि वैलिड क्लेम होने चाहिए। वैलिड बोल सकते हैं, लेजिटिमेट। वैलिड होगा या लेजिटिमेट क्लेम होगा, मतलब कि ऐसे क्लेम्स जो बेकार नहीं हो, जिसके लिए वैधता हो। ठीक, यानी क्लेम तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। कल को मैं अचानक बोल दूं कि राष्ट्रपति भवन मेरा है, ठीक है, कल को मैं कुछ और क्लेम कर दूं कि पूरा भारत मेरा है, तो ये क्लेम वैलिड होगा क्या, लेजिटिमेट होगा क्या? नहीं, लेजिटिमेसी जरूरी है किसी क्लेम की, तब वो कहलाएगा राइट्स या अधिकार। अदरवाइज इसे हम नॉर्मली आपका क्लेम कहेंगे कि हाँ मैं कुछ चाहता हूँ। चाहत अलग है और अधिकार अलग है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो वैलिड क्लेम, ये वैलिडिटी आएगी कहाँ से? ठीक है, तो ये वैलिडिटी या क्लेम जो होगा, लेजिटिमेसी, ये निर्धारित करेगा कौन? लॉ। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि आप अपने घर में देखिए, आप अपने घर में घर वालों से कुछ क्लेम्स करते हैं। जैसे मुझे मान लेते हैं कि कल को बाइक चाहिए या आप कुछ और चाहिए, समथिंग, कोई भी मटेरियलिस्टिक आइटम आपको चाहिए। ठीक है, तो उस समय में आप अपने घर वालों से डिमांड कर रहे हैं। डिमांड ही तो है, क्लेम यानी डिमांड। तो डिमांड कर रहे हैं तो क्या हर डिमांड को फुलफिल करते हैं घर वाले? नहीं, पहले वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये आपको मिलना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए लाभकारी है कि नहीं, क्या ये वैध है कि नहीं, जो मांग कर रहे हैं आप ये सही है कि नहीं, डिमांड जो है। तो अगर वो मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन लगाएंगे। मान लेते हैं आपको बाइक देते हैं खरीद के, तो क्लेम था आपका, वो राइट पूरा किया, पर वो उस क्लेम के साथ आपको क्या बताया जाएगा कि कुछ लॉ होता है कि इसको चलाइए ऐसे, इतने स्पीड में चलाइए, इस तरह की चीज़ें, कि ज़्यादा तेज मत, रफ ड्राइविंग मत करिए, तब हम आपको गाड़ियाँ ला के देंगे, बाइक्स ला के देंगे या कार ला के देंगे, या जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको ला के देंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ बना है ये घर वाले बनाए यानी लोग बनाए, तो वही चीज़ यहाँ भी होता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ लैंड में देखते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं राइट्स को वैलिड राइट। अब यहीं से निकलता है फंडामेंटल शब्द। ठीक है, यानी अब ये फंडामेंटल कब होगा? ये फंडामेंटल तब होगा जब इसकी गारंटी, यानी कि इसको बचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि जिस भूमि पे आप रहते हैं वहाँ की जो सबसे सुपीरियर लॉ होगी ना, वो इसको बचाने का आपको आश्वासन देगी कि हाँ इसका बचाव मैं करूँगा। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको ये प्रोवाइड करती है कि जो आपके अधिकार है, वैलिड लेजिटिमेट राइट्स, जो मूलभूत है, यानी कि आपको वो मिलने ही चाहिए। ठीक है, दो तरीके के अधिकार होते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक, तो फंडामेंटल होंगे वैसे राइट्स जो कि किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? लॉ ऑफ लैंड के द्वारा, मूलभूत तौर पे आपको मिलने चाहिए, उसका बचाव करेगी ये लॉ। इसी को देखने का काम करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स का बहुत बेसिक।
अब जानते हैं इसके आगे कि टाइप्स ऑफ राइट्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ राइट की जब बात करते हैं तो देखिए बेसिकली बहुत तरीके के राइट्स होते हैं, पर जो हमारे लिए दो तरीके का राइट्स होता है, एक होता है नेगेटिव एंड दूसरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव मतलब कुछ चीज़ें खराब करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव राइट्स का मतलब होता है वैसे राइट्स जो कि स्टेट पे बाउंडेशन डालते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पॉजिटिव। यहाँ पे स्टेट को रोका नहीं जाता कुछ करने से। यहाँ पे स्टेट यानी कि जो आपके गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी होगी जिनसे अधिकार मिले। तो ये कौन सा हो गया आपका DPSP, जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी अधिकार होते हैं। ठीक है, पर ये अधिकार कैसे अधिकार हैं जो आपको संविधान अपने रूप से नहीं देके, मूलभूत तरीके से ना देके सरकार को बोलता है कि आप ये कार्य करेंगे तो ये इस तरह के जो भी अधिकार है वो उनको मिल जाएंगे। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आएगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी मूलभूत आपके अधिकार जो हैं वो आपसे ना लिया जाए, ये काम किया जाता है स्टेट के ऊपर। स्टेट को रोका जाता है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसीलिए इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि इसकी गारंटी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कि आपका कोई भी हनन नहीं कर सकता इन अधिकारों का। ठीक है, इसके अलावा अब ये आए कहाँ से? ये आइडिया जो ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, ये आया कहाँ से, इसको जान लेते हैं। देखिए, ये जो हमने अभी देखा कि टाइप्स ऑफ राइट नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो ये किस बुनियाद पे होते हैं? ये होते हैं इंडिविजुअल राइट की बुनियाद पे। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, पुराने ज़माने में, मिडवेल हो गया या एंशियंट टाइम्स में, जब राजा रजवाड़ा होते थे तो वहाँ जो भी राजा बोल देता था, ठीक है, वही क्या होता था? शासन। आपने वो मूवी देखा है ना जिसमें डायलॉग है कि मेरा वचन ही है शासन। तो ये वही आइडिया है कि जब राजा ने कह दिया, यानी क्राउन ने कह दिया, राजा रानी कोई भी चलेगा, मतलब जो भी ताज पे बैठा हो, ताज ने अगर कह दिया कि ये बनेगा लॉ, ठीक है, तो वो लॉ अपने आप ही इम्प्लीमेंट होगा, उसे इम्प्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा, वो कंपल्शन हो जाता था। उसमें राज्य पे कोई भी दबाव नहीं होता था कि अगर आपको देना है तो दो। यानी राजा अगर कल को बोले कि मैं लोगों को टैक्स फ्री करना चाहता हूँ, तो वो उसकी अपनी मर्जी होगी, बाध्यकारी नहीं होगा कि हाँ आपको टैक्स फ्री करना ही है। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम्स में आए, जैसे जैसे लोगों को अनुभव होता गया, लोगों को आज़ादी का मतलब समझ में आने लगा, लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझ में आने लगा, डेमोक्रेसी का, तो लोगों ने क्या मांग करी कि ऐसे हमें अधिकार मिले जो हमारे लिए बुनियादी हों। ठीक है, और जो बाध्यकारी हो, राजा को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लाया आपका इंडिविजुअल राइट। देखिए, पहले क्या होता था, राजा रजवाड़ा को तो कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वो वंशानुगत यानी हेरिडेटरी तौर पे बनते थे। लेकिन बाद में अब जब डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र लाए तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम अपने प्रतिनिधि खुद चुन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम खुद चुन रहे हैं। तो जब हम खुद रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। नहीं तो पावर अगर किसी को मिलती है, तो आपने एक डायलॉग भी सुना हो, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बहुत सारे शक्तियों के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी बढ़ाने और जिम्मेदार बनाने के लिए हमें उनके ऊपर कुछ ऐसे लिमिटेशंस या सीमाएं बांधनी होंगी अपने प्रतिनिधियों पे, ताकि वो प्रजा की वेलफेयर कर सके, मतलब जिनके लिए चुन के आप गए हैं उनके लिए सेवा प्रदान कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसी को बोलते हैं हम मॉडर्न डे इंडिविजुअल राइट। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है कि लिमिटिंग द स्टेट, लिमिटिंग द स्टेट, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट या नेगेटिव राइट्स,
नेगेटिव राइट किसके सेंस में, स्टेट के ऊपर बंदिश करता है, इसलिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा इंडिविजुअल राइट का। देखिए अगला देखते हैं हम आगे कि टाइप्स ऑफ राइट में मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव तो बता दिया, पर कुछ अलग तरीके के राइट्स भी होते हैं। तो बहुत तरीके के राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, मॉरल राइट्स होते हैं। पर मैं बेसिकली आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। एक लीगल राइट, फंडामेंटल तो मैंने बता ही दिया क्योंकि वो मूलभूत होता है, ये आपको मिलना ही चाहिए, बुनियादी चीज़ है इसलिए, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं हम, उनको हम क्या लेजिटिमेट करते हैं, लीगल देते हैं, मतलब उनके पीछे हम जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो इसको जानते हैं पहले, लीगल। इन्हीं में से हम निर्धारित करते हैं कि किनको हमें फंडामेंटल राइट्स बनाने, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के राइट्स हैं, लीगल राइट, नेचुरल राइट, मॉरल राइट। सबसे पहले नेचुरल, यानी वैसे आपके अधिकार, नेचुरल राइट्स वैसे अधिकार होते हैं जो प्राकृतिक तौर पे आपको आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन देती है, प्रकृति देती है। जैसे राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ठीक है। कोई और अचानक मार दे तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए तो प्रकृति ने आपका एक समय निर्धारित किया होगा कि आप इस उम्र तक आप जिएंगे, फिर मरेंगे नॉर्मल डेथ में, ठीक है। आकस्मिक निधन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली हम एक एस्टिमेट मान के चलते हैं ना कि 70 से 75 साल का आयु होता है एक इंसान का, तो वो नेचुरल राइट है। यानी आपकी खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है, आपका जीवन, लाइफ, और आपकी आज़ादी, लिबर्टी, ये 3 चीज़ आती है प्राकृतिक तौर पे। आप पैदा हुए तब से आज़ाद है ना, आपके ऊपर दबाव कैसा है, लोग अलग चीज़ें दबाव डालते होंगे, अलग बात है, सामाजिक दबाव अलग है, पर परंतु प्रकृति आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती है। आप चाहे तो सांस थोड़ी देर रोक सकते हैं, आप चाहे तो सांस थोड़ी देर तेजी से ले सकते हैं, आप जो चाहे अपने शरीर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं नेचुरल राइट। यानी ये कौन से राइट्स हो गए नेचुरल राइट्स, वैसे जो नेचर ने दिया, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, ठीक है। उसके अलावा राइट टू हैप्पीनेस हो गया, खुशी का, खुश रहने का अधिकार। फिर आता है लीगल राइट। ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य बनाता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बनाती है, जो आपके लिए लॉ बनाते हैं वो लोग बनाते हैं। तो ये कौन से राइट्स होंगे, ये होंगे आफ्टर ये माना जाता है कि जब राज्य का निर्माण हो जाता है उसके बाद ही ये राइट्स आते हैं, ये अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं राज्य नहीं है वहाँ पे ऐसे अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी जंगल मान लीजिए, जहाँ जंगल राज है, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के अधिकार आपको नहीं मिलेंगे कि लीगैलिटी मिले उसमें, ठीक। लीगल राइट कब मिलेंगे, जब लॉ बनेगा, यानी कि उसके ऊपर बाध्य करके अगर आपने ये चीज़ छीना तो आपको ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। मान लेते हैं कि आपके जीवन का अधिकार बोला जाए लीगल राइट है, ठीक। लॉ बनाया गया कि अब आपके जीवन के अधिकार को संरक्षित करने का, यानी कि प्रिजर्व, कंजर्व करने का काम कौन करेगी, स्टेट करेगी। तो स्टेट को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि किसी की भी लाइफ ऐसे ही ना ले ले बिना लॉ बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ बनता है, इसी को कहते हैं लीगल राइट, ठीक है। ये हमेशा स्टेट बनने के बाद ही बनेगा। और मॉरल राइट वैसे राइट्स होते हैं जो सोसाइटी बनाती है। जैसे देखिए अभी LGBTQ का जो चलता है हमेशा न्यूज़ में, तो LGBTQ बोलते हैं, यानी थर्ड जेंडर जो है हमारे यहाँ, वो क्या बोलते हैं कि हमें भी अधिकार चाहिए। पर मॉरल, जो पुराने ज़माने से रूढ़िवादी आइडिया था मॉरल सोसाइटी में, तो हम गे मैरिजेस, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं समलैंगिक विवाह, उसे हम नहीं मानते हैं ना, अभी भी गलत मानते हैं। तो ये किसने निर्धारित किया, ये सोसाइटी ने। पर प्राकृतिक तौर पे तो वो अलग चीज़ है। तो प्राकृतिक अधिकार हो सकता है पर वो सामाजिक अधिकार नहीं है, तो वो मॉरल राइट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल राइट उसको बनाया गया कि हाँ, अगर समलैंगिक विवाह को छोड़ दिया जाए तो समलैंगिक प्रेम संबंध, यानी कि जो सेम सेक्स लव वगैरह है, वो लीगल राइट्स है आज के टाइम। लेकिन मैरिज अभी भी नहीं, क्योंकि मॉरल नहीं कहता, सोसाइटी नहीं मानती है उसे, ठीक है, नेचुरल नहीं माना जाता है सोसाइटी में।
इसी इस तरह से हमें पता चल गया कि लीगल राइट, नेचुरल राइट और मॉरल राइट, तीन तरह के अधिकार होते हैं। इन्हीं में से अधिकारों को हम चुन के अपने मुताबिक अच्छी चीज़, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनको हम बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं में से होंगे। जैसे राइट टू नेचुरल राइट, नेचुरल राइट में क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। तो हमारे फंडामेंटल राइट में भी राइट टू लाइफ है, ठीक है, यानी आर्टिकल 21। तो हमने यहीं से लिया ना। लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक, यानी आपकी संपत्ति या पूंजी का अधिकार, तो वो लीगल राइट है, तो वो अभी आपके पास राइट्स है, ठीक है। पहले ये फंडामेंटल राइट में आता था, तो हमने इन्हीं में से लिया है ना। यही मेरा कहने का मतलब था कि फंडामेंटल राइट्स भी इन्हीं सब राइट्स में से लिए जाते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि सारे राइट्स का बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ने। देखिए, सबसे पहली बार अधिकार की बात जब हुई, तो सबसे पहली बार अधिकार कब मिला था? ये मिला था 1215 में, जब किंग जॉन ने एक रॉयल चार्टर साइन किया, ठीक है। रॉयल चार्टर में बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक यानी मतलब एकदम ऐसा चीज़ जो आपको मिलता ही हो, मिलना ही चाहिए, वैसे बेसिक चीज़ों को, वेरी बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए। जैसे, ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट था कि आपको टैक्स, ठीक है, रिबेट वगैरह मिले। इसके अलावा दूसरा पॉइंट था लिबर्टी, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना आपकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। जस्टिस, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें थी जो सबको मिलता ही था पहले, ठीक है। कि टैक्स आपसे तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कुछ मांग नहीं हो, सरकार की ज़रूरत नहीं हो, ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। अगर लॉ में नहीं लिखा है तो नहीं मांगा जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा, तब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगी जब तक वो लॉ में नहीं बना। यह है जस्टिस, न्याय। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, आपको जीवन का अधिकार बेसिक है, तो ये सब दिया गया, बहुत बेसिक चीज़ें थी। इसी को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी कि शुरुआत हुआ था 1215 ईस्वी में, जब किंग जॉन ने एक रॉयल चार्टर, एक रॉयल फरमान जारी किया, जिसमें बोला कि बहुत बेसिक राइट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे पहले राइट्स दिए भी नहीं जाते थे, ठीक। राइट से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जहाँ पे लिखित तौर पे माना जाए, लेकिन यहाँ पे पहली बार लिखित तौर पे कुछ अधिकार दिए गए, बेसिक राइट्स, ठीक है। तो ये था आपका मैग्ना कार्टा। लेकिन इसी मैग्ना कार्टा को आगे बढ़ा के यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार अपना बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम और आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में नाम उसका है बिल ऑफ राइट्स, ठीक। चलिए जानते हैं उसको क्या होता है बिल ऑफ राइट्स। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जानने के लिए कि बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए के द्वारा, हम तीनों देशों को, यानी इंडिया, ब्रिटेन और यूएसए को समझते हैं। देखिए, जब भी हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, एफआर की, तो ये आइडिया आया मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से। इसका मतलब कुछ राइट्स के बारे में जानकारी था लोगों को, फंडामेंटल नहीं था, लिखित तौर पे नहीं मिलता है साक्ष्य, ठीक है, इसीलिए। तो ब्रिटेन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स है जरूर, वो किस फॉर्म में है? इंडिविजुअल राइट्स की फॉर्म में, पर ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव है कि मिलना ही है, ठीक है। ये क्या होता है, समय के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट इसको चेंज कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट वहाँ सुप्रीम है। मैंने ये आपको पहले बता रखा है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। इस कारण हमने फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी राइट्स बनाएंगे, हो सकता है कि अगली पार्टी जो बाद में बने मेजॉरिटी वाली,
उनको ये पसंद नहीं आया तो वो राइट्स हटा देंगे, तो फंडामेंटल नहीं रहा ना, वो परमानेंट नहीं मिल रहा है, टेम्पररी बेसिस पे राइट्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये राइट्स मिलता है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होता है। यूएसए में पहली बार बोला गया गारंटीड, ठीक है, गारंटीड राइट्स देंगे। हमेशा कंपैरिजन पूछता है इंडिया यूएसए में। गारंटीड मतलब लेजिटिमेट, कि अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा, यानी स्टेट अगर आपसे आपके अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो उस समय जुडिशियरी एक्टिवेट हो जाएगी और वो क्या करेगी, आपके जो राइट्स है यानी अधिकार है उसको संरक्षित करने की कोशिश करेगी बाय नल एंड वॉइडिंग द रूल द लॉ। तो इसमें क्या होता है, गारंटीड कैसे मिलता है, लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट फॉर्म में मिलता है। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं हो सकती है। पर अगर ऐसा होगा तो बाद में फिर क्या दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे कौन रोकता है इसको, इसको रोकता है जजमेंट, यानी कि आपका जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो जुडिशियरी लॉ मेकर को लिमिटेशंस दिया कि भैया बोल दिया कि हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई लॉ ऐसा है या कोई फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसको रोकने की ज़रूरत है, अगर एब्सोल्यूट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उस केस में जुडिशियरी ने पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट को ये पावर दिया कि आप नए रूल्स बना सकते हैं जिसमें आप एब्सोल्यूट जो टर्म है उसको लिमिट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट लिमिटेशन, कोई सीमाएं नहीं होंगी, सब कुछ पूरी तरह मिलेगा आपको। यानी अगर बोला जाए कि जीवन जीने का अधिकार है अगर आपको फंडामेंटल राइट में, तो एकदम परमानेंट है, आपको कोई भी आपका जीवन नहीं छीन सकता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भारत ने इन दोनों का व्यवस्था देखा, ठीक है, सिस्टम को देखा और हमारे लिए बेनिफिशियरी जो था उसको एडॉप्ट किया। तो हमारे यहाँ क्या है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड का मतलब होता है कि वैसे लॉ जिसके ऊपर लिमिट लगाओ, मतलब ऐसे अधिकार जो पूरी तरह आपको नहीं मिलते हैं, कुछ सीमाओं के साथ, कुछ बंधन के साथ आपको मिलेंगे। एक्सक्लूसिव यानी कि ये सब कुछ लिखा हुआ है एक जगह पे। ठीक है, कि यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि जुडिशियरी चाहे तो कोई नए लॉ को भी, ये मान लेते जो बिल ऑफ राइट्स में नहीं लिखा था, ठीक है, उसके अलावा कोई और राइट्स अगर जुडिशियरी को लगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है तो उसे चाहे तो वो फंडामेंटल राइट का दर्जा दे सकती है। पर यहाँ पे इंडिया में नहीं है, इंडिया में पहले से ही लिख दिया गया कि एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स लिखित तौर पे। ठीक है, इसके बाहर जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकती है। इसके बाहर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, नए न्यू फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट कर सकता है इंडिया में। जुडिशियरी के पास कोई पावर नहीं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि वैसे जो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं उनको समझ के उसके अंदर और चीज़ें क्या जोड़ी जा सकती हैं, उसके अंदर ही ना, अलग से कुछ चीज़ बाहर से नहीं इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है जैसे मान लेते हैं, तो जीवन जीने में आपको साफ हवा भी तो लेना चाहिए, तो ये काम इम्प्लिसिट होता है कि उसके अंदर है। ठीक है, ये लिखित तौर पे नहीं है लेकिन इसको माना जाता है कि ये उसका पार्ट है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ये हो गया हमारा इंडिया, यूएसए और ब्रिटेन के बारे में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा बेसिक्स बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे जहाँ से हम आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। ठीक है, पिछली बार हमने आर्टिकल 1 में देखा था कि स्टेट क्या होता है, यानी राज्य क्या होता है, पर वहाँ पे हमने क्या देखा था, स्टेट फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, बाउंड्री के फॉर्म में कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है। पर यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 12 में कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो स्टेट को कहाँ पे डिफाइन करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। ठीक है, हमारा स्टेट क्या होता है, यानी प्रशासनिक तौर पे कौन आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता है। नेगेटिव होता है ना कि स्टेट के ऊपर बाउंडेशन होता है, तो स्टेट में कौन नहीं छीन सकता, यानी कोई इंसान होगा या कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, यही लोग आपका छीनेंगे, तो उनके ऊपर उनको निर्धारित कौन करेगा, ये बताता है आर्टिकल 12। यानी संविधान ने ये निर्धारित किया है
कि जो चीज़ें आर्टिकल 12 में लिखी हैं उन्हें ही हम स्टेट मानेंगे, यानी राज्य मानेंगे, और वो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं यानी छीन लेते हैं आपसे, तो उस केस में जुडिशियरी आपके लिए बचाव में आगे आएगी। ठीक है, ये था जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट भी, जो हम कल आगे आर्टिकल 13 में भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स पूरे समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आया है, और ये कॉन्सेप्ट है क्या राइट्स का। तब चलिए, तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही मेरे और भी जो लेक्चर्स आ चुके हैं इस प्ले लिस्ट में, उनको भी आप देखें और उन्हें भी लाइक करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया हो, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मुझसे डायरेक्टली मिलना हो तो आप दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके अलावा अगर आपको मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो, आपके जो भी डाउट्स हो जिसको आपको मुझसे सामने आके सॉल्व करना हो, तो आप दिए हुए एड्रेस पे मुझसे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आके मिल सकते हैं। चलिए, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और फिर सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स अभी अवेलेबल हैं उन सबको देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अपने आप को शांत रखते हुए पढ़ते रहिए। चलिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।